नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। जी हाँ, ये आपके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का जो पेपर है होने ही वाला है, प्री वाला, उसी से संबंधित ये क्लासें आ रही हैं। प्रत्येक यूनिट वाइज ये क्लासें आपको सुबह और शाम मिल रही हैं दोस्तों। इन क्लासों में आज यदि हम क्लास के क्रम की बात करें तो वो है यूनिट 10, और यूनिट 10 में भी कौन सी क्लास है? तो ये दोस्तों 4th क्लास है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम चालू कर रहे हैं। इससे पहले यूनिट 10 की 3 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। साथ ही साथ जिस भी यूनिट से संबंधित आपको एमसीक्यूज की क्लास चाहिए हो, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहां पर आपको प्रत्येक यूनिट की जो प्लेलिस्ट है वो बन गई है, और जिसमें जितनी भी क्लासें हो गई हैं वो आपके तो काम की हैं ही, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज हैं। और इन एमसीक्यूज में मैं बता दूं, प्रत्येक यूनिट में 500 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, और यदि हम टोटल मिला लें तो लगभग में 5000 प्लस एमसीक्यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। तो ये जनजातियों से संबंधित है। एक बात और बता दूं, शुरुआत में जो क्वेश्चन हम लोगों के पास में आ रहे थे दोस्तों, शुरुआत के क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाए थे, यानी कि सिलेबस के अनुसार। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरे मिक्सअप है, मतलब कि यूनिट 10 में सभी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब जो भी क्लासें आप लोगों के पास में आएंगी, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है कि सिलेबस के अनुसार बताया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन मिल पाए, इसीलिए अब मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है ना? यानी चलेंगे तो यूनिट वाइज ही, उसमें भी पहले अपन सिलेबस के अनुसार कर रहे थे, अब पूरे मिक्सअप करेंगे। ठीक है? तो ये जो पहला प्रश्न है इसको पढ़ता हूं और देखता हूं उसमें क्या है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इनमें से किन्हें कोल जनजाति अपना पूर्वज देवता के रूप में मानते हैं, मतलब अपने पूर्वज जो उनके देवता हैं उनके रूप में उनकी पूजा करती हैं या मानती हैं? अहीर बाबा, धांसी धमसान, बड़का देव या ठाकुर देव? फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूं। इनमें से किन्हें कोल जनजाति अपना पूर्वज देवता या अपने पूर्वज देवता के रूप में मानती हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अहीर बाबा, धांसी धमसान, बड़का देव, ठाकुर देव। इसका जो आंसर है वो है धांसी धमसान। ये इनका आंसर है। ये इनके कौन है? पूर्वजों के देवता। कौन है? पूर्वजों के देवता या पूर्वजों के देवता। क्लियर? जबकि ठाकुर देव कौन है इनमें? ठाकुर देव की बात यदि हम करें तो ये गांव के देवता होते हैं। गांव के देवता यानी गांव की रक्षा करने वाले, या सन्यासी देवता भी इनको बोला जाता है, सन्यासी देवता। ठीक है? गांव के देवता भी बोला जाता है, सन्यासी देवता भी बोला जाता है। बाकी धांसी धमसान जो है वो कौन है? पूर्वजों के देवता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तलवार और डांडेर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, या किस जनजाति से ये संबंधित है? तलवार और डांडेर, बैगा, बंजारा, पनिका या कोल? क्या आंसर होगा? प्रश्न फिर से बताता हूं। तलवार और डांडेर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, बंजारा, पनिका, कोल? याद करिए, जब अपन जनजातियों को पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने चर्चा करी थी, काफी देर तक चर्चा की थी इस पे, कि ये जो तलवार नृत्य है, डांडेर नृत्य है, ये किससे संबंधित है? ये जो बंजारा जनजाति है इनसे संबंधित है। ठीक है ना? तो इनसे संबंधित कौन सा हो गया? तलवार और डांडेर। ठीक है? तलवार और डांडेर नृत्य का जो संबंध है वो किनसे है? बंजारा से है। बैगा जनजाति में कौन कौन से डांस होते हैं? तो बैगा जनजाति में यदि हम देखें तो इनमें होता है इंदल, कर्मा, सैला, एक होता है रीना। होता है रीना की नहीं होता है? एक होता है बिमला, सॉरी बिलमा। ये पूरे के पूरे नृत्य हैं जो बैगाओं से संबंधित है। बंजारा में तलवार है, डांडेर है ना? एक और है बंजारा में, वो क्या है? लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य, तलवार, डांडेर, लहंगी नृत्य। ठीक है? कोल जनजाति में कौन सा है? कोल जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें है सबसे प्रमुख जो है वो कोल दहका। कोल दहका रात में किया जाने वाला ये नृत्य है। क्या है? रात में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना? चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तलवार और डांडे नृत्य का जो संबंध है बंजारा जनजाति से है। बंजारा जनजाति में लहंगी नृत्य भी होता है। इसके अलावा बैगा में जैसे इंदल है, कर्मा है, सैला है, रीना है, बिमला है, ये सब बिमला बोल रहा हूं, बिलमा नृत्य है। बिलमा नृत्य होता है किसमें? बैगा में। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं।
नृत्य तो बहुत है दोस्तों। जन कल्याण और स्वराज अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? जन कल्याण और स्वराज अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2021, 22 सितंबर 2021, 15 अप्रैल 2021 या 22 मई 2021। तो जन कल्याण और स्वराज अभियान की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये जो शुरुआत है वो हुई थी 17 सितंबर 2021 को। ये तारीख है तो आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 31 मार्च 2017, 15 जुलाई 2022, 17 सितंबर 2021, 22 मई 2013। 22 मई 2013। तो इसका जो आंसर है वो है 15 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, 2047 तक पूर्णतः हीमोग्लोबिनोपैथी ये जो है इससे पूर्णतः मुक्त बना देना है। किसको? मध्य प्रदेश को। खास तौर पर जो जनजातियां हैं, जनजातियों वाला क्षेत्र है, इनके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। मुख्यतः हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है? आरबीसी। आरबीसी जब कम हो जाती हैं तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी से एनीमिया रोग भी उत्पन्न होता है। तो स्किल सेल एनीमिया हो गया, उसी के लिए ये हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम जो है बना था। इसका लक्ष्य कब तक पूरा करना है? तो 2047 तक इसको पूरा कर लेना है। शुरुआत कब हो रही है? 15 जुलाई 2022। आपके पीएससी में ये जो सब्जेक्ट है स्किल सेल एनीमिया, इसको भी जोड़ा गया है, इसीलिए जोड़ा गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? निम्न में से किस चित्रकला का उद्देश्य घर में आने वाली बाधाओं को दूर करना है? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य घर में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है? तो भैया ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है पगलिया, सबनाही, मूर्धन और सुरैती। कौन कौन से हैं? पगलिया, सबनाही, मूर्धन या सुरैती। इसका जो दोस्तों आंसर है वो तो है सबनाही। क्या है? सबनाही। और ये जो पगलिया है ये क्या है? ये जो पगलिया है ये मुख्यतः निमाड़ में बनता है दोस्तों, निमाड़ वाले क्षेत्र में। और लाल और गुलाबी कागज होगा, लाल प्लस गुलाबी कागज हो गया। इस लाल और गुलाबी कागज में जो समय पर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है उसके पांव के चिन्ह बनाए जाते हैं और कहां भेजा जाता है? अब लड़का तो कहां पे हो रहा है? लड़का हो गया घर में, तो फिर उसके बाद में जब लड़का हो जाता है तो इसी के पांव के जो पद चिन्ह हैं वो एक प्रतीक के रूप में लड़की का जो घर है उनके घरों पर ये भेजा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? पगलिया। क्या कहा जाता है? पगलिया। मतलब उनके घर में लड़की का जो मायका पक्ष है वहां पर इसको भेजा जाता है। सबनाही क्या है? घर में आने वाली बाधाओं को दूर करना। दरअसल सबनाही देखा जाए तो एक गोबर की मोटी सी एक लकीर टाइप की होती है ना। ये बनाया जाता है ताकि घर में जो बुरी बाधाएं हैं, जादू टोना टोटका वगैरह, इन सब से संबंधित ये सब प्रवेश ना कर पाए। मोरधन क्या है? इसमें मुख्यतः मोर का चित्र बनाया जाता है और शादियों में बजते हैं। मोर का चित्र आपने देखा होगा, आप लोग कभी गए होंगे, खासतौर पर जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे जब शादी वगैरह होती है तो घर एकदम को रंग दिया जाता है, दिया बन रहे हैं, अलग अलग पक्षी बन रहे हैं, मोर का चिन्ह हम बार बार देखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोरधन। अब है सुरैती। ये क्या है? शुरुआत वाली जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, खासतौर पर यूनिट 2 में मैंने इस संस्कृति की काफी चर्चा कर रखी है। वहां पे आप देखते हैं तो जब आप सुरैती को देखेंगे, सुरैती के बारे में मैंने बताया था, तो जब दीपावली होती है, दीपावली के समय पे हम देखते हैं कि हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो पूजा करने से पहले दीवार में एक चित्र बनाती हैं इस तरीके से, ऐसे चौखाना टाइप का ये चित्र रहता है और इसी के बीच में लक्ष्मी जी की इस तरीके से आकृति को बिठाल दिया करती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सुरैती कहा जाता है और ये मुख्यतः बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो सुरैती कब बनाया जाता है? दीपावली के समय पे। पूछ लेगा सुरैती में किसका चित्र होता है? तो लक्ष्मी जी की आकृति होती है। ठीक है ना। चलिए भैया, निम्न में से कौन सी रचना मुक्ति बोध का कहानी संग्रह नहीं है? कौन मुक्ति बोध? गजानन माधव मुक्ति बोध गजब के कवि हैं, है ना। तो इनमें से किनकी रचना मुक्ति बोध का कहानी संग्रह नहीं है? बाकी मतलब रचनाएं तो हैं उनकी, पर कहानियों का संग्रह नहीं है। भूरी भूरी खाक, काठ का सपना, विपात्र या चांद का मुंह टेढ़ा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? काठ का सपना, है ना। काठ का सपना ये इनकी कहानी संग्रह नहीं है। बाकी भूरी भूरी खाक है, विपात्र है, ये विपात्र है याद रखना, और चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध कहां से संबंधित थे? गजानन माधव मुक्तिबोध शिवपुर से संबंधित थे।
ठीक है ना, कहां से संबंधित थे, श्योपुर से संबंधित थे। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए सही। चलिए भैया, भील, भारिया, बैगा, खैरवार, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्या है, दजिया और चिमाता, दाहिया खेती, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, वनों उपज संग्रहण। मतलब कि हमें सही सुमेलित करना है, एक तरफ में हमको जनजातियां दे दी गई हैं और दूसरी तरफ में उनके द्वारा की जाने वाली कृषि दे दी गई है। अब हमें ये देखना है कि कौन की कृषि किससे मेल खा रही है, या इनमें से कौन सा गलत है, और यदि गलत है तो फिर कौन सा वाला सही है। तो देखिए, सबसे पहले अपन आ जाते हैं भीलों पे। तो भील कौन सी कृषि करते हैं, दजिया और चिमाता। चलिए भैया, इनका सही है, भील का यही हो गया। भारिया, भारिया जो है ये कौन सी कृषि करते हैं, तो दहिया खेती, ठीक है, ये भी सही हो गया। बैगा कौन सी करते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, हाँ ये भी सही है, बैगा वाला भी सही है। जब तीसरा सही है तो चौथा तो अपने आप सही हो ही जाएगा। तो खैरवार क्या करते हैं, वन उपज का संग्रहण करते हैं। खैरवार जनजाति वनों उपज का क्या करते हैं, संग्रहण। जो वनों में पाई जा रही हैं बहुत सारी औषधियां, उनको संग्रहित इकट्ठा करने का काम होता है इनका, खैरवार। और मुख्यतः किससे जुड़ी है, कत्था से भी जुड़ी है। याद रखना, ये जो बैगा जनजाति कर रही है, जिसे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कह रहे हैं, इसी को बेबार कृषि या पांडु कृषि कहते हैं। क्लियर, बेबार या पांडु कृषि भी इसको कहते हैं। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह कृषि की, कुछ देर के बाद वहां आगी लगा दी और इसके बाद में दूसरी जगह चले गए। इससे होता क्या है, ये कृषि जो है वो एक तरीके से बैन है, और इससे क्या होगी, जो उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना, कम हो जाती है। भोपाल स्थित भारत भवन की बागार्थ अंग किस लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, भोपाल स्थित भारत भवन के जो बागार्थ अंग हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। ललित कलाओं का संग्रहालय है, प्रदर्शनों की सूची है, भारतीय कविता का केंद्र है, या रचनात्मक लेखन की पीठ है। प्रसिद्ध प्रश्न को समझते हैं। भोपाल स्थित भारत भवन की वागार्थ अंग किस लिए प्रसिद्ध हैं। ललित कलाओं का संग्रहालय है, प्रदर्शनों की सूची है, भारतीय कविता का केंद्र है, या रचनात्मक लेखन की पीठ। तो ये भारतीय कविताओं का केंद्र है। क्या है, भारतीय कविताओं का केंद्र। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हाँ भैया, अंबा पानी की लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। अंबा पानी की लड़ाई कब लड़ी गई। अंबा पानी की लड़ाई है किससे संबंधित, खाज्या नायक। ये याद रखना सबसे पहली बात, खाज्या नायक। अंबा पानी लड़ाई कब लड़ी गई है, तो 24 अगस्त 1857, 11 अप्रैल 1857, 4 फरवरी 1859 और 9 फरवरी 1859। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अंबा पानी की जो लड़ाई हुई है वो ये 11 अप्रैल, ठीक है, 24 अगस्त 1857 को। कब हुई है, 24 अगस्त 1857 को। तो ये तो हो गई अंबा पानी की लड़ाई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे खाज्या नायक ने, है ना। अंग्रेज भगते भगते फिर रहे थे इस अंबा पानी की लड़ाई में। फिर है 11 अप्रैल 1857, 4 फरवरी 1859 और 9 फरवरी 1859। इसके बाद में हुई पंचसावल की लड़ाई। पंचसावल की लड़ाई फिर 4 फरवरी को हुई कौन सी, धाबा बाबड़ी। धाबा बाबड़ी की लड़ाई। फिर हुई पंच बावली की लड़ाई। पंच बाबड़ी की लड़ाई। ये 4 लड़ाइयां क्रमशः हैं, ठीक है ना। 4 फरवरी 1859, 9 फरवरी 1859, ठीक है। तो अंबा पानी, पंचसावल, धाबा बाबड़ी और पंच बाबड़ी, ये 4 लड़ाइयां हैं और ये क्रमशः यही हैं। यही इनके क्या है, सन है। 24 अगस्त 1857 को खाज्या नायक से संबंधित है। बाद में खाज्या नायक को पकड़ लिया जाता है, पचमढ़ी वाले क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको क्या होता है, काला पानी की सजा हो जाती है। काला पानी की सजा। ये खाज्या नायक कहां से संबंधित थे, सेंधवा क्षेत्र से। जो बड़वानी का सेंधवा क्षेत्र है वहां से नेतृत्व किया करते हैं और इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ था, सांगली गांव में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। लाल पदमधर और शाहपुर रेलवे स्टेशन में
आक्रमण करने वाले आदिवासी क्रांतिकारी कौन थे? लाल पदमधर और शाहपुर रेलवे स्टेशन में आक्रमण करने वाले आदिवासी क्रांतिकारी कौन थे? लाल पदमधर सिंह, बिरजू गोंड, धीर सिंह या बिरसा गोंड? याद रखना ये जो संबंध है वो है बिरसा गोंड से। बात कब की है? 1942 के आसपास की है, जब भारत छोड़ो आंदोलन है तो उस समय पर बिरसा गोंड जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर सक्रिय है, और उसी समय पर इन्होंने क्या किया है कि वो जो क्षेत्र है वहां पर रेल की पटरियां उखाड़ दी, आगी लगा दी डिपो में, स्टेशन जला दिए। तो ये पूरे के पूरे काम बिरसा गोंड के द्वारा किए जा रहे थे, और इसी समय इनको गोली गल जाती है और बिरसा गोंड क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो याद रखना लाल पदमधर और शाहपुर रेलवे स्टेशन में आक्रमण करने वाले आदिवासी क्रांतिकारी कौन थे? तो बिरसा गोंड है। ठीक है ना, ये पदमधर है। चलिए आगे चलते हैं। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स इलियट, अल्मोड़ा, डलहौजी, कार्नवालिस। आलाखंड की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा है। पहली बात तो ये होगी भैया, विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? लोक कथा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें 52 लड़ाइयां हैं। ठीक है। आल्हा ऊदल कि ये पूरी की पूरी कहानी है। आल्हा ऊदल किसके दरबार में रहते थे? परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। तो भैया इसको लिखा किसने है? ये तो अभी तक अपन ने देखा ही नहीं। जगनिक, एक कवि है जगनिक, इन्हीं ने लिखी है आलाखंड। साथ ही साथ जगनिक का एक और काव्य याद रखना, परमाल रासो। क्यों? क्योंकि परमार्दी देव के दरबार में रहते थे ना, तो भैया परमार्दी देव की तो जो व्याख्या है वो करेंगे ही, उनके सम्मान में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो उन्होंने परमाल रासो उनके सम्मान में लिखी है। और आलाखंड जो दो टॉप क्लास के उस समय पे योद्धा हैं, आल्हा और ऊदल, उनके बारे में है। इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो पांडुलिपि है वो तैयार करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? चार्ल्स इलियट। इसका आंसर हो गया। ठीक है, चार्ल्स इलियट। आगे चलें। मालवा अंचल के प्रमुख लोक नृत्य माच में अभिनय शैली मूलतः ढोलक वाद्य यंत्रों की तालों पर निर्भर होता है तथा गायक कलाकारों के साथ बैठकर टेक, इस शब्द को याद रखना, टेक लेने वालों का सामूहिक स्वर क्या कहलाता है? सोहब्बत, भ्रकंश, झेला, गुरुगादी। उनको जो टेक लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? झेला कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? झेला। आप लोग अगर मालवा से होंगे तो इसको अच्छे से जानते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नाटक में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग, मनुष्य और पशु के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है? हिंगला, जिंदवा, लकड़बग्गा, मनसुखा। निम्न में से किस नाटक में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है? हिंगला, जिंदवा, लकड़बग्गा, मनसुखा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़बग्गा। ये कहानी होती है जिसमें लकड़बग्गा आएगा, बच्चे को उठा के लेकर जाता है, फिर बड़ा उसको देख के मन में ऐसा होने लगता है कहीं ऐसा नहीं हो बच्चे को खा जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन फिर वो बाद में पुनः लौट के आ जाता है। तो ये जो कहानी है वो लकड़बग्गे से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए। लारूकाज पर्व के सम्मान में गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब लारूकाज परवार जो लारूकाज जो पर्व है वो किसके सम्मान में गौंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नारायण देव, मेघनाथ, बूढ़ा देव या सूर्य देव? तो लारूकाज जो पर्व है किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। और मुख्यतः ये पर्व कौन के द्वारा मनाया जाता है? गौंड जनजाति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ये लारूकाज पर्व। ठीक है ना। नवग्रह मेले का आयोजन कहाँ होता है? खरगोन, सागर, उज्जैन, मांडू। नवग्रह मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है बताइए? बहुत सरल प्रश्न है। खरगोन, सागर, उज्जैन, मांडू। यदि आप लोग खरगोन से हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये खरगोन में मनाया जाता है। ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा कौन कौन खरगोन से संबंधित है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? राई, बीहू, लावनी, नौटंकी। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? ये जो प्रमुख लोक कला नृत्य है वो है राई। राई से ये संबंधित है। राई मुख्यतः कहां पर होती है? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होती है। दो चीजें निकल के आई। एक तो राई की ये प्रमुख व्यक्ति हैं, है ना, जो बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। आप किसी भी बारात में देख लें, शादी में देख लें, किसी घर में बच्चा हुआ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ, तो राई तो भैया बजेगी ही। ढोलक वाले आएंगे तो सबसे पहले राई से ही शुरुआत करते हैं, है ना। राई की धुन भी आप लोगों को मालूम होगी। तो यही है बुंदेलखंड में, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। नौटंकी भी कहां से संबंधित है? दोनों जगह से है, बुंदेलखंड से भी है और बघेलखंड से भी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्पदंश, सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतु जनजाति प्रसिद्ध है? सर्पदंश का मतलब नहीं काटे, समझे? अरे सांप के काट लेने पर, सांप के काटने पर, यदि सांप आपको काट ले तो आपको फिर किस जनजाति के पास जाना चाहिए? कौन लोग हैं जिनके पास इसका सही उपचार है, सही इलाज है? प्रश्न ये है, व्यवहारिक रूप से मैंने आपको बता दिया, किताबी रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतु जनजाति प्रसिद्ध है? भील, कालबेलिया, बंजारा, पारधी। तो कौन सी है? कालबेलिया। ये जो कालबेलिया जनजाति है, इन लोगों के पास में सर्पदंश का गजब का उपचार हुआ करता है, ठीक है ना, या सांप काट लेने पर अच्छा उपचार होता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? अच्छा हाँ, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, राज्यपाल। किसे सौंपते हैं? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को, ठीक है ना। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ऊनी दरी, प्लास्टिक दरी, धागा दरी या पूंजी दरी? ये या हो गया है गलती से, इसीलिए सभी में यहाँ आ गया है, इसको आप लोग हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? दरी का मतलब जो अपन नीचे बिठाते हैं वही है। ऊनी दरी, प्लास्टिक दरी, धागा दरी या पूंजी दरी? तो कौन सी दरी बनाते हैं? ये पूंजी दरी बनाते हैं, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं पूंजी दरी। पूंजी दरी, पूंजी दरी है ये, याद रखना, ठीक है। और ये दरिया हो गया है, तो ये है क्या? दरी। तो एक जगह या हुआ तो पूरे में ही या हो गया, ठीक है ना। मनसू ओझा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी रहे, वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? मनसू ओझा, ये तो आप लोगों को रटा ही होना चाहिए दोस्तों। सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा या रतलाम? तो कहां से संबंधित है? बैतूल से संबंधित है, ठीक है ना। कहां से? बैतूल से। बैगा जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं में बेबात किसे कहा जाता है? बेबात किसे कहा जाता है? जनजाति गांव को, गांव की जो सुरक्षा करने वाले अधिकारी हैं उनको, मुखिया को, पुरोहित का कार्य करने वालों को। तो याद रखिएगा, बैगा जनजाति में जो बेबात है वो मुख्यतः पुरोहितों को, जो पुरोहितों का कार्य करते हैं उनको कहा जाता है ना। जो पुरोहित का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, थोड़ा धर्म से संबंधित है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? बेबात कहा जाता है। भीलों के देवता माने जाते हैं राजपंथा, बूढ़ा देव, पीपल देव, बारा देव। फिर से प्रश्न पूछा, समझे? भीलों के देवता माने जाते हैं राजपंथा, बूढ़ा देव, पीपल या बारा देव? याद रखना, राजपंथा, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, राजपंथा। भीलों के सर्वाधिक शक्तिशाली देवता हैं, भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता, शक्तिशाली देवता, क्लियर? राजपंथा भीलों के सर्वाधिक शक्तिशाली देवता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पाव जनजाति पाई जाती है, शहडोल, अनूपपुर, बैतूल, ए तथा बी दोनों। देखिए, मध्य प्रदेश में जो पाव जनजाति है वो शहडोल और अनूपपुर दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ए और बी दोनों है ना, तो शहडोल और अनूपपुर दोनों में पाई जाएगी। बैतूल में कौन सी है? तो कोरकू है। बैतूल में मुख्यतः कौन सी है? कोरकू है, क्लियर। आगे चलते हैं। चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? प्रधान, पनिका, पारधी या बैगा? प्रश्न है, चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? प्रधान, पनिका, पारधी या बैगा? याद रखिएगा, चांदी प्रिय, ऐसा प्रश्न आ जाए कहीं, इनमें से कौन सी जनजाति चांदी प्रिय है? यानी चांदी से बड़ा लगाव है। चांदी, अरे जो सोना चांदी होता है वही, जो धातु है, मेटल है वही। तो चांदी देवी की जो पूजा करने वाली जनजाति है वो है मुख्यतः जो पनिका जनजाति है। इसे चांदी से बहुत प्यार है, ये पहने बहुत रहते हैं, कमर से नीचे देखोगे तो बहुत ज्यादा चांदी पहने रहती हैं इनकी जो महिलाएं हैं। तो याद रखना, इसीलिए चांदी से भी प्यार है और चांदी देवी की तो फिर पूजा करेंगी ही, है ना। तो ये चांदी देवी की पूजा भी करती हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहां हुआ? आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहां हुआ? निमाड़, जबलपुर, पन्ना या विदिशा? तो ये जो सीताराम कंवर हैं, इनका जो जन्म हो रहा है वो कहां से हो रहा है दोस्तों? ये जन्म हो रहा है निमाड़ से।
आदिवासी जो वीर योद्धा हैं सीताराम कंवर, इनका जो जन्म है वो कहां पर हो रहा है? निमाड़ में हो रहा है। निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? ठीक है भैया, पडियार कौन है? प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति या सम्मानीय व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति बोलते हैं पडियार को। ये प्रमुख व्यक्ति, सम्मानीय भी आता है कहीं कहीं, सम्मानीय, सम्मानीय व्यक्ति। और भूमिका कौन है? भूमिका जो है ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित है ना। प्रमुख व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति और ये है पुरोहित। तो ये किस में संबंधित है? बैगा में है, कोरकू में है, भील में है, गोंडा में है। तो पडियार और भूमिका जो है दोस्तों ये किस में होते हैं? ये कोरकुओं में होते हैं। किन में होते हैं? कोरकुओं में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा विवाह करने वाले व्यक्ति को लामा नई कहा जाता है? सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो लामा विवाह करते हैं, है ना, जो जिनको लामा नहीं कहा जाता है उनको कहा जाता है कि भैया ये कौन सा विवाह करेंगे? सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब है यदि आपको लड़की चाहिए है तो आपको पहले अपने ससुर के यहाँ जाकर क्या करनी पड़ेगी? सेवा करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? ससुर की सेवा करनी। सेवा करिए 1 साल, 2 साल, 3 साल तक। जब वो संतुष्ट होंगे उसके बाद में आपका विवाह होगा। इसी को क्या कहा जाता है? तो फिर जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो दूल्हा है, वही क्या कहलाएगा? लाम नई कहलाएगा। ठीक है ना। तो लाम नई उसको कहा जाता है, इसी को बोलते हैं सेवा विवाह। पलायन विवाह क्या होता है? भाग लिए, चले गए, उसी को क्या बोलते हैं? पलायन विवाह कहा जाता है। और ब्रह्म विवाह क्या है? तो ब्रह्म विवाह को हम सही विवाह, जो जैसा विवाह होना चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह बोलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बाहुल्य है? प्रदेश के किस क्षेत्र में भील जनजाति का सर्वाधिक बाहुल्य है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसको तो मैं शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं। यदि आप लोगों ने शुरुआत की क्लासों को देखा होगा तो वहां पे आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि भौगोलिक जो विस्तार था इनका, इसके अलावा भौगोलिक विस्तार के अलावा और भी जितने भी पॉइंट थे पूरे के पूरे क्लियर अपन ने किसमें किए हैं? इसी की पहली क्लास में। इस पूरी सीरीज की पहली क्लास में मत जाइएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो यूनिट है, यूनिट 10, इसकी पहली क्लास को देखिएगा, तब आपको ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और पीडीएफ कब काम में आता है? जब एकदम परीक्षा नजदीक आ गई, 2 से 3 दिन हो गए, तो बस सुबह से शाम पीडीएफ देखो, क्योंकि क्लासें तो आप लोगों ने पहले से देख ही रखी हैं, और जिस पीडीएफ में समस्या आ रही हो उसकी क्लास देख लो। कालबेलिया जनजाति के नृत्य कालबेलिया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में शामिल किया गया? वर्ष 1987, 88, 89 या 91। तो कौन से वर्ष में कालबेलिया जनजाति के नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में शामिल किया गया है? तो इसको कब किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। आगे चलते हैं। पारंपरिक रूप से शिकार के साथ जुड़ी पारधी जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्य जीव क्षेत्रों में पाई जाती है? पारधी की बात आ रही है। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है दोस्तों, इसी सीरीज में तीसरी बार। मालवा, चंबल, नर्मदा, सतपुड़ा। तो पारधी कहां पर है? सतपुड़ा में। खास तौर पर ये जो भोपाल वाला क्षेत्र है, रायसेन वाला क्षेत्र है, इसके नीचे वाले क्षेत्र में ये जनजाति रह रही है ना। भोपाल, रायसेन, उज्जैन भी हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये पारधी जनजाति है। तो ये कुछ क्षेत्र में आ जाता है? सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आ जाता है। पारधी जनजाति वही जनजाति है जिसको 2003 में 8 जनवरी 2003 को इनको हटा दिया गया था, है ना। ये लोग पहले तो आते थे जनजातियों में, बाद में इनको हटा दिया गया। कौन कौन थे? कीर थे, पारधी थे और मीणा थे। मीणा आज भी राजस्थान में क्या है? जनजाति हैं। यहां से उनको जनजाति के उससे हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में जमाएं। अवरोही का मतलब क्या है? पहले बड़ा आएगा, ये है अवरोही क्रम। इस तरीके से ये छोटे आते गए, ये है ना, ये अवरोही क्रम है। पहले बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है? गोंड, भील, कोरकू। तो हमारे में भील है सबसे बड़े, तो बी और सी यही दो हो सकते हैं। ए और डी को तो हटा दो पहले ही। अब भील के बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? गोंड। चलिए भैया, तो दोनों में बी और सी में, इसके में भी भील के बाद गोंड, इसमें भी भील के बाद गोंड। अब तीसरे नंबर का भी याद होना चाहिए, अगर नहीं है याद तो गए काम से। देखो इस तरीके से फंसा दिया जाता है। तो भील, गोंड, फिर उसके बाद में कोरकू इन्होंने दे दिया, और इसमें भील,
गोंड कोल, तो सी वाले को हम सही कर देंगे क्योंकि पहले भील है, फिर गोंड है, फिर कोल है, फिर कोरकू है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उपजाति बैगा की उपजाति नहीं है? बैगा की है ना, नाहर, रमैना, राय, रूमा। चलो देख लेते हैं बैगा की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। बैगा की हैं जैसे भिंजवार, भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रमैना, कट, राय, भिंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, नाहर है, रमैना है, कट है, राय है। ये सब किसकी है? बैगा के हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं नाहर, रमैना, राय भी हो गए, रूमा, रूमा इनकी नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बैगाओं की जो उपजाति है वो रूमा नहीं है, रूमा याद रखना, रूमा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, सुमेलित करना है। मुड़िया, भुइया, भारिया, उराव। एक तरफ है घोटुल, धूमकोरिया, रंगभंग, धंगरवासा। धंगरवासा ये दरअसल है क्या? ये जो यहां पर इस तरफ दिए गए हैं ये है युवाग्रह। क्या है? युवाग्रह। उस तरफ क्या दिया गया है? जनजाति, जिनसे आप लोग अच्छे से परिचित हैं। हमें मिलाना है किसका कौन सा क्या है। तो याद रखिए भारियाओं का हमने देखा था तो वो कौन सा था? धूमकोरिया। तो भारियाओं का धूमकोरिया तो हो ही गया। चलिए भैया, भाइयाओं का धूमकोरिया हो गया। मुड़िया का घोटुल था, ये भी हम लोगों ने पहले देखा था, तो मुड़िया का घोटुल ये हो गया, है ना। फिर हाँ देखिए, ये जो भारिया है इनका ये धूमकोरिया ना होकर उराव जनजाति का है। ठीक है, समझ गए? उराव जनजाति का है धूमकोरिया, पहली बात। मुड़िया का हो गया घोटुल। अब आ जाते हैं भारिया। तो भारिया का जो है वो क्या है? भारिया का है धांगरवासा, और भुइया जो है इसका है रंगभंग। ठीक है ना, भुइया का क्या हो गया? रंगभंग। तो इस तरीके से है, फिर से समझिएगा। मुड़िया हो गया घोटुल का, भुइया हो गया रंगभंग, भारिया का हो गया धांगरवासा, और उराव जनजाति का हो गया धूमकोरिया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं इनके युवा ग्रह, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों का सही क्रम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों का सही क्रम है। ठीक है, हाँ, प्रतिशत के आधार पर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है, तो ए और डी तो सही है, बी और सी को पहले ही गलत कर दूं, ये कर दिया गलत। ठीक है, अब ए और डी बचे। तो अलीराजपुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे झाबुआ, किसी भी कंडीशन में याद रखना, दूसरे नंबर पे झाबुआ। तो फिर अब कौन सा आ जाएगा? पहला में है अलीराजपुर के बाद इन्होंने बड़वानी दे दिया और फिर झाबुआ है, लेकिन अलीराजपुर के बाद में है क्या? झाबुआ है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि अलीराजपुर, झाबुआ और फिर उसके बाद में बड़वानी है। तो हम पहला याद कर लेते हैं कि अलीराजपुर है प्रतिशत के मामले में, दूसरा नहीं याद करते हैं तो अब कर लो। तो उसका क्या है? झाबुआ। फिर तीसरे नंबर पे बड़वानी है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 8 जनवरी 2003 को निम्न 3 अनुसूचित जनजातियों को विलोपित किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी है? पारधी, कीर, मीणा, ये सभी। तो इन सभी को विलोपित कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? ये दी गई है तारीख 8 जनवरी 2003 को। अभी अपन ने इसकी चर्चा भी की। ये भी प्रश्न दूसरी या तीसरी बार आपके इसमें आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जनजातियों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम में से गलत विकल्प का चयन कर लें। ए बी ठक्कर वापा ने आदिवासियों को आदिवासी कहा है, बिल्कुल कहा है आदिवासी, है ना। हाँ, उन्होंने आदिवासी कह के पुकारा है। जो ए बी ठक्कर वापा है इन्हीं को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, तो ये वाला तो सही है। महात्मा गांधी ने पिछड़े हिंदू कहा है क्या? चलिए, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजाति कहा है, ये भी सही है। डॉक्टर दास एंड दास ने विलीन मानवता कहा है, ये भी सही है। गांधी जी ने पिछड़े हिंदू नहीं कहा है, गांधी जी ने क्या कहा है? तो इसका जो गलत आंसर, मतलब इसका जो सही आंसर है वो तो है बी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने पिछड़े हिंदू नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो कौन सा है? गिरिजन। गिरिजन।
गिरिजन का मतलब होता है, गिरी का मतलब होता है पहाड़ और जन का मतलब उसमें रहने वाले, मतलब व्यक्ति, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति, तो उनको गिरिजन जो एक सम्मान के रूप में शब्द बोला गया है वो किसके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है, उन्होंने पिछड़े हिंदू नहीं कहा है। क्लियर, जो ग्रियसर है उन्होंने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। पिछड़े हिंदू किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियसर ने, जॉर्ज ग्रियसर ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। क्लियर, तो दोस्तों आज की हमारी जो ये क्लास है वो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम मिलेंगे इसी क्लास की 5वीं क्लास में, वो भी आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। ये क्लासेस सुबह शाम आप लोगों के पास में आ रही हैं, और ये जो क्लासें हैं इन क्लासों की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है किसी भी क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है ये भी बताने की कि यदि 3 ऑप्शन नहीं है तो वो क्यों नहीं है, तो फिर वहां पर आपको बताया जाता है जिससे आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर, तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास को अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में।